हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी होगी, क्योंकि आज का जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन EMRS एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि आपको बहुत जल्द ही देखने में मिलने वाला है। ठीक है, और उसके एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं और जो सेंटर्स जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो भी 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड अब बाकी के जो 3-4 दिन बचे हैं उनमें आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। और वो टॉपिक्स क्या होंगे मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देती हूँ। अगर आप उनको जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जिन पर आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखो यही क्वेश्चन आता है कि जो भी 3 से 4 दिन बचे हैं, मैं PGT वालों की बात कर रही हूँ। PGT का जिनका एग्ज़ाम सैटरडे को है, 16 को है, 16 दिसंबर को। ठीक है, और उससे नेक्स्ट वीक मतलब ये 16 से शुरू होकर 24-25 तक जो एग्ज़ाम चलेंगे। उसके बाद TGT हॉस्टल वार्डन और ये सारे एग्ज़ाम्स हैं ना, तो सभी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि 1 हफ्ता या 3-4 दिन बचे हैं इस एग्ज़ाम में, और TGT वाले में भी 1 हफ्ता और एक्स्ट्रा उसमें बचा है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब चीज़ों को मद्देनज़र बात करूं, फिलहाल 2-3 दिन जो रह गए हैं उनमें आपको क्या करना है। ठीक है, लास्ट डेज में आपको क्या करना है, एक पॉइंट ये हमारे डिस्कशन का हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है हमारे एग्ज़ाम में, उसको देखते हुए हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या हम इस पेपर में कोई पॉसिबिलिटी है तुक्का मारने की या तुक्का लगाने की, उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। इसके अलावा क्या आपके गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज, उसके बारे में बात करेंगे। और अब आपको क्या करना है बचे हुए दिनों में, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे चैनल पर आपको लास्ट डेज में, जब आप बिल्कुल आखिरी पायदान पर हो तैयारी के, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा हमारी तरफ से, क्या हमने अभी तक कराया है, उसके बारे में थोड़ी आपको चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, PGT के पेपर, थोड़े से पेपर पैटर्न की, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। PGT पर चलते हैं, उसके बाद TGT और हॉस्टल वार्डन, इन सारे जो वैकेंसीज हैं इन पर बात करेंगे। इनके पेपर को आपको कैसे लेकर चलना है, क्लियर है। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो PGT एग्ज़ाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, वो जो है पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपके सामने रख दिया है। हर पॉइंट के बारे में आपको इंडिविजुअली बताऊंगी। देखो 130 मार्क्स हैं आपके इंडिविजुअल, और 20 नंबर का जो है आपका लैंग्वेज का टेस्ट है। ठीक है, और वो जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 40% मार्क्स आपको हर एक लैंग्वेज में लाने हैं। कि 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है, तो उन 10 में से 4-4 नंबर जो हैं आपके दोनों में होने चाहिए। ठीक है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाई है, ये ओवरऑल कट ऑफ में जो है आपका काउंट नहीं होगा। ओवरऑल कट ऑफ में आपके सिर्फ 130 नंबर काउंट होंगे, लेकिन ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है 20 नंबर का, 10 की हिंदी और 10 की इंग्लिश जिसमें है, ठीक है, उसको आपने क्वालिफाई करना है। एटलीस्ट दोनों पार्ट्स में, हिंदी और इंग्लिश में, 4-4 नंबर आपको लाने ही है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो पार्ट 1 से लेके 5th तक दैट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ शी फेल्स इन दिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 4 इंडिविजुअल मार्क्स नहीं लाते हो तो आपका ये 130 नंबर वाला जो पोर्शन है ये जो है आपका इवेल्युएट ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं करेंगे। तो प्रायोरिटीज़ में क्या है कि लैंग्वेज क्वालिफाई अगर आप हो जाता है, दोनों पार्ट्स में 4-4 मार्क्स आ जाते हैं, ओनली देन योर फर्स्ट पार्ट विल बी इवेल्युएटेड। यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैं ये 1 से लेके 5 तक की बात कर रही हूँ। तो ये तो होगी लैंग्वेज की बात। सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसमें भी नेगेटिव है। नेगेटिव मार्किंग पूरे पेपर में है, इनमें भी, लैंग्वेज में भी है। ठीक है, और 4-4 नंबर आपको इंडिविजुअल मिनिमम लाने ही लाने हैं, तभी आपका ये वाला पार्ट इवेल्युएट होगा। अब पहले पार्ट पर आ जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर मैं आ जाती हूँ जनरल, देखो जितनी मुझे नॉलेज है
जितना मुझे एक्सपीरियंस है और जितना मैं आपको दे सकती हूँ कोई भी चीज़ें, वो मैं आपको अपनी रेंज में रहकर बताऊंगी। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 2 चीज़ें लिखी हैं। जब आप सिलेबस पर जाओगे, जीएस प्लस करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन पर फोकस रहेंगे, है ना, मेन रहेंगे। इधर उधर के भी 2-4 करंट अफेयर्स आएंगे, लेकिन जो एजुकेशन वाले हैं वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर मैं जीएस की बात करूँ, अगर आप देखो अब बहुत कम समय है, पीजीटी वालों के लिए तो बहुत ही कम समय है, लेकिन टीजीटी वालों के पास टाइम है। अगर उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तो भी वो जीएस को कवर कर सकते हैं। अब कैसे कवर कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये, आप लूसेंट की अगर किसी बुक से पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट की बुक पढ़ लो। जीएस के लिए लूसेंट की बुक आप पढ़ लो, ठीक। करंट अफेयर के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल करंट अफेयर्स चाहिए, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मैगजीन वगैरह या बुक नहीं मिल पाएगी, तो ये आप यूट्यूब वगैरह से कर लीजिए या कहीं से पीडीएफ मिले वहाँ से कर लीजिए। जो नॉर्मल वाले करंट अफेयर्स है वो मत करो, क्योंकि देखो 10 यहाँ पर कितने नंबर का ये पोर्शन है, जीए वाला 10 नंबर का है। अब इसमें जनरल नॉलेज या जीके भी पूछा जाएगा आपसे और करंट भी। तो आप जीके भी पढ़ रहे हो, करंट तो सिर्फ एजुकेशन वाला करंट पढ़ लो और कहीं से पीडीएफ या कोई वीडियो मिल जाए वहाँ से पढ़ लो, एजुकेशन वाला ही पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ज़्यादा इसमें टाइम ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जीएस इसमें रहेगा, जीएस के लिए आप ट्यूशन पढ़ सकते हो। और ये तो अगर आपके पास टाइम है और सब चीज़ें आपकी तैयार हैं बिल्कुल, तो ही आप इस बुक को पढ़ने के लिए जाओ। अदरवाइज़ अगर आपकी और चीज़ें भी लाइन अप हैं कि अभी आपकी ये भी नहीं हुआ, आईसीटी भी नहीं हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड भी नहीं हुआ, आपका सब्जेक्ट भी रहता है, तो अगर आपका सब्जेक्ट रहता है तो उसी को ज़्यादा टाइम दो। अब इतना टाइम नहीं है कि आप लूसेंट की बुक पढ़ो, लेकिन अगर सब कुछ आपका रेडी है तो इतना भी टफ नहीं है कि आप बुक नहीं पढ़ सकते हो। एक 3 से 4 दिन अगर सिर्फ इसी को देना है तो वो आप दे सकते हो, या फिर जिनका अगले वीक एग्ज़ाम है वो आराम से उसको पढ़ सकते हैं। अब और क्या ऑप्शन आपके पास है, मैं क्या आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ? तो जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो, GS के उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी मैंने 2 घंटे की क्लास ली है, जो कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। GS की 2 घंटे की क्लास है। टीचिंग एग्जाम में जितने भी GS के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो उसमें मैंने कोई हिस्ट्री, पॉलिटी आपको कराया है और ज्योग्राफी कराया है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। और एजुकेशनल करंट अफेयर की आपको एक क्लास दी है और उसकी PDF भी दी है, ठीक है। तो क्लास चैनल पर मिल जाएगी और PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चाहे PDF से पढ़ना चाहो तो PDF से पढ़ लो, और वीडियो देखना चाहते हो उससे आप, क्योंकि सुनते भी हो देखते भी हो तो अच्छा इंप्रेशन और होता है। तो जैसा आपको प्रेफरेंस, आप जिस चीज़ को देना चाहो दे सकते हो, वीडियो देख लो या फिर PDF ले लो टेलीग्राम पे जाके। तो जनरल अवेयरनेस का हो गया, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी मेन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कितने नंबर का? 80 नंबर का, मतलब मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो 70 नंबर का है। 5 का पेडागोजी आपका रहेगा और 5 का NEP पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो मैं आपको बोलूँगी कि GS जो भी आपको आता है उसे उतना ही रहने दो। करंट एजुकेशन रिलेटेड मत पढ़ो, अपना सब्जेक्ट और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब सेकेंडली आ जाते हैं रीजनिंग पर। यहाँ पर रीजनिंग 20 नंबर की है। PGT वाले एग्ज़ाम में रीजनिंग 20 नंबर की है, किसी किसी में 10 की भी है। अब रीजनिंग तो देखो करने का समय, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को रीजनिंग पहले से आती होगी, उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी होगी, लेकिन मैं आपको सीधी सी चीज़ बता देती हूँ, 20 नंबर बहुत होते हैं। और अगर आपने रीजनिंग अभी तक बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं, देखो प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है, भले ही आपको आता है, तो आप एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाना मेरे ही चैनल की, आपके उसमें चैप्टर में जो है 9 टॉपिक्स हैं, आपके सिलेबस में 9 टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, और मैंने वो 10 क्लासेस में आपको रिवाइज कराए हैं। एक क्लास में एक कंसेप्ट करा दिया है, टोटल 10 क्लासेस लगी हैं मुझे, सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाना, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि 20 नंबर बहुत होते हैं। और रीजनिंग मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए बार बार, रीजनिंग आपको मैक्सिमम स्कोर करा सकता है। 20 में से आप 20 भी ला सकते हो, 20 भी नहीं तो 18 तो कहीं गए ही नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो इस सब्जेक्ट के नंबर मत छोड़ना, क्योंकि आपको एक्यूरेट मिलेंगे, एक्यूरेसी से।
अब आ जाते हैं आईसीटी पर, कंप्यूटर पर। ठीक है, अब कंप्यूटर भी आपका 10 नंबर का आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए केवीएस में प्रीवियस ईयर में जो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 50 क्वेश्चंस की मैंने आपको एक वीडियो कराई है। ठीक है, केवीएस में जो केवीएस में कंप्यूटर आता था 5 नंबर का, तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने लेकर आपको एक पूरी क्लास कराई है 50 क्वेश्चंस की, वो कर लेना। और मुझे पूरी उम्मीद है वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। मैंने अब तरफ से कोशिश की है अच्छे क्वेश्चंस उसमें डालने की, उनमें से भी चूज़ करके जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। बाकी आपको कोई सोर्स मिले या कोई आपके पास पीडीएफ हो, बुक हो, उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आईसीटी की भी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ भी चैनल पर मिल जाएगी। अब 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड भी किसी आप पीडीएफ वगैरह से पढ़ लेना, कोई पीडीएफ हो तो ज़्यादा टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड को मत देना, जीएस को टीचिंग एप्टीट्यूड को ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि अगर आप पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या टीजीटी का देने जा रहे हो तो इतनी आप में एबिलिटी है टीचिंग एप्टीट्यूड के, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लोगे भले ही आप उनको कम पढ़ो। ठीक है, पहले तो पढ़ा हुआ होगा ना आपका, कभी ना कभी सीटेट वगैरह में आपने पढ़ा होगा, जो भी टेट्स आपने दिए हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 नंबर हैं, इन पर भी इतना नहीं। रीजनिंग, कंप्यूटर, ये आप अच्छे से कर लेना। रीजनिंग क्योंकि 20 नंबर की, और कंप्यूटर भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको पढ़ना है तो मैंने सोर्स बता दिए हैं आपको बहुत जगह, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड, चाहे जीएस हो, कंप्यूटर हो, बहुत पीडीएफ्स मिल जाती हैं, वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। तो सारे जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 5 नंबर की एनईपी आपकी आएगी, इसकी भी कोई आपको पीडीएफ मिल जाए ना, लंबी पीडीएफ मत पढ़ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाए एनईपी के लिए तो पढ़ लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। 5 नंबर है। अब मेन फोकस क्या आपका होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट। अगर किसी चैप्टर का रिवीजन आपका रहता है तो डू कंप्लीट इट, उसको आप पूरा करो। ठीक है, किसी भी चैप्टर का आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आप पूरा फोकस रखिए। हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करती हूँ तो इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है आपको होगी कि आप 4 नंबर तो ला ही सकते हो लैंग्वेज के पोर्शन में। फिर भी आप चाहो तो हिंदी के मैंने टॉप 75 क्वेश्चंस की, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ या मैंने करा दिया उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो टॉप 75 हिंदी के क्वेश्चंस की मैंने आपको एक सीरीज़, मतलब एक वीडियो में कराया है, वो आप देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो हिंदी इंग्लिश रहा आपका, इस पर आपको अब इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जीएस पर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप दे सकते हो। आप, मुझे नहीं पता आपने कितनी तैयारी कर ली है, आपका कौन सा सब्जेक्ट तैयार हो चुका है और कौन सा रहता है। ठीक है, ये आपको पता है तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो। लेकिन टीजीटी वालों के लिए मेन फोकस होना चाहिए उनका सब्जेक्ट रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग ज़रूर आप कर लेना, चाहे आप कहीं से भी करो, या आपकी चॉइस है। कंप्लीटली 3 घंटे का आपका पेपर होगा ओवरऑल। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पार्ट के लिए टाइम लिमिट नहीं है। टोटल आपको 130 आपके यहाँ पर हो गए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल 150, और आपको 3 घंटे मिलेंगे, यानी कि 180 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए। और आप जानते होंगे नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की होगी। अब मुझे लगता है पीजीटी वालों को कोई भी डाउट इस चीज़ में रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं टीजीटी पर और फिर फटाफट वार्डन वाले पेपर के बारे में बात करेंगे। देखो काफ़ी चीज़ें सेम है लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, 10 का आपको जनरल अवेयरनेस आएगा यहाँ पर। रीजनिंग केवल यहाँ 10 नंबर की है, पीजीटी में 20 नंबर की है, टीजीटी में 10 नंबर की रीजनिंग है। ठीक है, आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर 65 नंबर का। ठीक है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी पेडागोजी आपकी 10 नंबर की, और 5 नंबर की सी और डी जो है वो है। डी पोर्शन तो पेट वालों के लिए आएगा, फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए, और 5 नंबर की आपकी सीडीपी। ठीक है, समझ गए। 65 का सब्जेक्ट, 10 की पेडागोजी और 5 की एनईपी। यहाँ पर सेम है जनरल अवेयरनेस के लिए, रीजनिंग के लिए, आईसीटी के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, जो बात मैंने अभी बताई है। और बाकी आपको अपना सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, काम करना है। यहाँ पर आपका टोटल 120 है, टोटल 120 है, और लैंग्वेज है 30 नंबर की।
और लैंग्वेज में आपका जनरल हिंदी है और इंग्लिश है, और कोई रीजनल लैंग्वेज आपको लेनी है, ठीक है। 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 की रीजनल लैंग्वेज, और हर एक पार्ट में 40% नंबर लाना, यानी कि 4 नंबर लाना 10 में से अनिवार्य है। तभी आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो 120 नंबर वाला चेक होगा। यहाँ पर आपको टोटल 150 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वहाँ पर भी कितने के 150 ही मिल रहे थे। तो ये सारी बातें होती हैं टीजीटी के बारे में। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर टोटल 130 वाला पोर्शन था जिसमें से आपकी मार्किंग की जाएगी, यहाँ पर वो 120 है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज 20 की है, यहाँ लैंग्वेज 30 की है। टोटल वहाँ भी 150 है, यहाँ भी 150 है। 3 घंटे का पेपर आपका होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको याद रखना है। और लैंग्वेज में आपको इंडिविजुअली 10 में से 4 नंबर लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका ऊपर वाला पोर्शन चेक नहीं होगा। तो अब इन सारे सब्जेक्ट्स पर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। उसके अलावा जितना आप टाइम एलोकेट कर रहे हो, बाकी सब चीज़ें रिवाइज करते रहो, चाहे वो कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या टीचिंग एप्टीट्यूड हो, ठीक है। अब मैं हॉस्टल वार्डन के उस पर आ जाती हूँ। यहाँ पर हॉस्टल वार्डन पर यहाँ पर पेपर पैटर्न देखो, चेंजेस हैं पेपर पैटर्न में। चेंजेस क्या है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 10 ही नंबर की है, नो डाउट, लेकिन रीजनिंग यहाँ पर कितने की आ गई, फिर से 20 नंबर की, और कंप्यूटर यहाँ पर कितने आ गया, 20 नंबर का, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा चीज़ें भी क्या पढ़नी है। एक तो पॉक्सो एक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 10 नंबर का पूछा जाएगा, और 30 नंबर का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद है जिन्होंने हॉस्टल वार्डन का फॉर्म फिल किया था, ये दोनों पॉइंट्स पर उन्होंने ध्यान दिया है, खास करके 30 नंबर वाले पर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 10 नंबर की हिंदी, 10 की इंग्लिश, और 10 की जो आपकी जनरल कोई भी रीजनल लैंग्वेज है वो आएगी, यानी कि 30 नंबर की लैंग्वेज है यहाँ पर, और 90 नंबर का बाकी पोर्शन है, यानी कि टोटल 120 बनेंगे। और इनमें आपका क्या है, जो है 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। लोकल लैंग्वेज या रीजनल के ऑप्शंस क्या हैं वो नीचे मेंशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज इनमें से आप कोई से भी ले सकते हो। इसके अलावा जो मार्किंग स्कीम है सिंपल सी है, 1 नंबर आपको पॉजिटिव दिया जाएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। देखो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो क्वालिफाई है, आप देख सकते हो। ओवरऑल में सबके साथ ही ये जो है मेंशन है यहाँ पर, आप जो कि लैंग्वेज वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का लगाने के, देखो तुक्का लगाने का ये नहीं होता कि आपने आंख बंद करके तुक्का लगा दिया, अब उसकी मैं थोड़ी बात करूंगी। सबसे पहले चलो उससे भी पहले मैं बात कर लेती हूँ जिनका पीजीटी का पेपर है, दे आर ऑलमोस्ट रेडी, है ना। तो अब आप ज्यादा चीज़ों पर ध्यान मत दो, थोड़ा रिलैक्स होकर चीज़ें रिवाइज कर लो, खास करके अपना सब्जेक्ट। जिनके पेपर में 2 से 3 दिन बचे हैं वो सिर्फ अपने फॉर्मूलाज जो मैथ्स वाले हैं या जो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी हेडिंग्स वगैरह, पॉइंट्स वगैरह अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। फिर हाँ, जिनका नेक्स्ट वीक है, आगे पेपर है, वो इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज अभी भी कर सकते हैं, काफी समय आपके पास है, क्योंकि अब ये ऐसा टाइम होता है लास्ट डेज का कि आप ज्यादा प्रिपरेशन करने की जो है एक आप में एनर्जी भी आ जाती है और आप करना भी चाहते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब पहला सवाल ये कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। शुरू से मान लीजिए पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा जो आपके सामने डिस्प्ले होगा, जी आएगा, फिर रीजनिंग, फिर आईसीटी। देखो ये मुझे क्या बेटर लगता है वो आपको बता रही हूँ, बाकी आपको जैसा सूटेबल लगता है, आप जिसमें बेस्ट हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरा क्या पैटर्न या तरीका होता है, शुरू से लेकर चलते होते हैं वो सवाल जो हमें फर्स्ट टेक में आ रहे हैं। मान लो जी आपके सामने आया, अब जिनके श्योरिटी से आपको आंसर पता है जीए के, वो सवाल करके वहां से निकल लो। आ गए आप किस पर, रीजनिंग पर, फटाफट से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर रीजनिंग का ही आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो रीजनिंग आप सोचते हो ना मैथ्स रीजनिंग बाद में, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे कि रीजनिंग को आप बाद के लिए छोड़ो। लेकिन अगर आप छोड़ना भी चाहो तो पहले आपने जीए कर लिया, जीए के बाद आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर लो जो आपको बिल्कुल 100% आते हैं, वो करने हैं फर्स्ट टेक में। जीए कर लिया,
कंप्यूटर कर लिया। अगर मैं टीजीटी की पैटर्न पर आ जाऊं, उसी के को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस कर लिया, कंप्यूटर कर लिया, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड कर लो, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन कर लो, ठीक। और फिर आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी शुरू में ही कर दो, सब्जेक्ट पर बाद में आना। मोर ओवर क्या मैं कहना चाहती हूँ आपसे वो ये है कि सब्जेक्ट पर बाद में आना। जनरल अवेयरनेस कर लिया, कंप्यूटर कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड कर लो, हिंदी इंग्लिश के जो सवाल जिनमें आप 100% श्योर हो वो कर लो, रीजनिंग कर लो, एंड में रीजनिंग को रख लो, ठीक है। थ्योरेटिकल वाले एक साथ कर लिए, फिर रीजनिंग कर ली, फिर आगे अपने सब्जेक्ट पर, फिर सब्जेक्ट के वो सवाल करो जो आपको फर्स्ट टेक में बिल्कुल सही आते हैं। अब ओवरऑल एक व्यू ले लो, आपको आइडिया हो ही जाता है कि आपने जनरल अवेयरनेस के कितने अटेम्प्ट करे हैं। ऐसे तो नहीं कि 2 या 3 ही करे हैं, है ना। मान लीजिए आपने 7-8 पहले ही जनरल अवेयरनेस के कर दिए या 6 कर दिए हैं, तो फिर तुक्का मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप मारना, क्योंकि आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। अगर जनरल अवेयरनेस के 6 क्वेश्चन आपने कर दिए बिल्कुल सही, तो मैं आपको तुक्का मारने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, दूसरे ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। रीजनिंग में मान लो आपने 18 क्वेश्चन सही कर दिए या 15 क्वेश्चन सही कर दिए 20 में से, और 10 में से 7 सही कर दिए, तो फिर तुक्का मत मारना कहीं भी। कंप्यूटर में 10 में से आपने 5 या 6 सही कर दिए, तुक्का मत मारना कहीं भी। अबव 5 है ना, 50% तक अगर आपने सही कर दिए हैं इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में जिसमें 10 या 20 नंबर का आ रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगी उसमें 1 नंबर के लिए भी आप नेगेटिव पर जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने 7 क्वेश्चन कर दिए हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल मत आगे बढ़ना नेगेटिव करने के लिए। लैंग्वेज में भी मैं यही बोलूंगी, लैंग्वेज में 6 क्वेश्चन अगर आपने दोनों में सही कर दिए, या 3 लैंग्वेजेस है तो तीनों में 6 सही कर दिए, नेगेटिव के लिए आगे मत बढ़ना, क्योंकि नेगेटिव बहुत नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लिया, आपने अगर फर्स्ट टेक में है ना जिसमें आपने 6 कर दिए थे उसको 6 ही छोड़ दो, तुक्का मत मारो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में 2 या 3 ही हो पाए हैं, ठीक है, अब सुनो, जिसमें कम हो पाए हैं उसमें क्या करना है, ये दूसरा राउंड आपका चल रहा है। पहले राउंड में चाहे 2 ही आपको सही आते थे, आपने 2 ही कर दिए, ठीक है। पूरा ओवरऑल एक बार आपने पेपर गो थ्रू कर लिया और आपको आइडिया भी मिल गया कि हाँ मेरे कितने लगभग क्वेश्चंस हो गए होंगे, 2-3 इसमें हो गए हैं, 5 उसमें या 6। फिर से आप दोबारा पहले पोर्शन पर आते हो और आप देखते हो जनरल अवेयरनेस में मेरे 6 सही हो चुके हैं, आगे बढ़ जाओ, गलत मत करो, कंप्यूटर पे आ जाओ। कंप्यूटर में आपके 2 ही हुए या 3 ही हुए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप चारों ऑप्शंस पर जाओ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है। कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो मान लो आप 2 ऑप्शंस के बीच फंस गए हो और आपके 2 ही क्वेश्चन या 3 ही हुए थे, तब आप रिस्क ले सकते हो, उसको आप तुक्का कह लो या कुछ भी बोल लो, वो आपकी टेक है कि आप क्या बोलते हो। समझा कैसे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मान लो इनपुट डिवाइस का, आपको ज्यादा आइडिया नहीं पर आपने लगाया कि यार कीबोर्ड तो इनपुट होता है, या आउटपुट का पूछा गया तो कीबोर्ड आपने निकाल दिया कि ये तो इनपुट डिवाइस है, माउस आपने निकाल दिया इनपुट डिवाइस है, 2 ऑप्शन बचे, उनमें से आप तुक्का उनमें से एक पे जरूर मार सकते हो, अगर आपके 2 या 3 ही पहले टेक में सही हुए थे। ये आप हर सब्जेक्ट में करना। जनरल अवेयरनेस में मान लो 2 या 3 आपके सही हुए हैं और आपको 2 या 3 और करने हैं कि हाँ मैं इतना तो बिल्कुल ही थोड़ी ना कि बिल्कुल पेपर आप करोगे नहीं तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर बिल्कुल ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में भी वही है, कोई करंट का सवाल है या जीएस का सवाल है, उसमें भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे फिर ये बोलूंगी 10 में से अगर आपके 5 सही हो गए हैं तो ही मुश्किल से ही आप कोई गलत करने की कोशिश करना, श्योर नहीं होना जिसमें, वो गलत मत करना आप। चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, सब में ये करना है। हिंदी इंग्लिश पहले टेक में जितना 100% आपको आता है सिर्फ वही करो, दूसरे टेक में कोशिश करो। ऐसा होता है ना कि माइंड क्लिक नहीं करता है कभी कभी पहली बार में, दूसरी बार में कोई चीज क्लिक हो जाती है, तो दूसरी बार में आपको आराम से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। और हाँ, एक OMR कैसे फिल करनी है उसके बारे में भी एक चीज आपको बोलूंगी मैं, ठीक है। पहले ही खत्म कर लेते हैं। अब आप आ जाते हो किस पे, अब आपने दूसरे टेक में भी उसी सीक्वेंस से चलना, आप एंड में रीजनिंग और रीजनिंग के बाद एंड में बिल्कुल अपना सब्जेक्ट, फिर उस पर अच्छे से ध्यान दो। फर्स्ट टेक में तो आप जो भी सही हुआ वो जो है करते हुए चले गए। अब करना क्या है यहाँ पे, टिक तो आपको करना नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं होना, ऑफलाइन होना है।
मेरा जो मानना है OMR जब भी आप फिल करते हो साथ साथ फिल आपको करना चाहिए। बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर पर टिक लगा लेते हैं और एंड में OMR फिल करते हैं, उस चक्कर में उनके कई ऑप्शन गलत फिल हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ ये चीज एक्सपीरियंस की है। वो बोलते हैं कि हमने पहले टिक कर लिया था पेपर पर ये ऑप्शन, बाद में OMR भरी, और जब बाद में OMR फिल की तो उसमें C का D लग गया, D का B लग गया, गड़बड़ हो जाते हैं ऑप्शन। तो मेरी ये सजेशन है आपको, बाकी आपकी मर्जी है कि OMR को साथ साथ आप फिल करते चलें, बिल्कुल एंड के लिए ना छोड़ें। क्लियर है, हो गई इतनी बात। तो चाहे वो PGT का हो, TGT का हो, हॉस्टल वार्डन का, अकाउंटेंट का, कोई सा भी पेपर हो, थियोरेटिकल सब्जेक्ट पहले करके चलने हैं हमें। जो कि हमें 100% क्वेश्चन आते हैं वही करने हैं, चाहे 2 ही आते हो चाहे 3 ही आते हो। ये मत सोचना कि 3 ही हुए हैं तो 3 और क्लिक कर दूं, भले मुझे नहीं आता है, ठीक है। और PGT हो, कोई सा भी पेपर हो, पहले थ्योरेटिकल वाले फटाफट निपटाओ, उसके बाद रीजनिंग पर आओ, और रीजनिंग के बाद आ जाओ अपने मेन सब्जेक्ट पर, या हॉस्टल वार्डन में जो भी जिसका ज्यादा वेटेज है उस वाले सब्जेक्ट पर एंड में आ जाओ, ठीक है। ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आपको बता दिया, और तुक्का कैसे लगाए ये भी बता दिया। तुक्का तभी लगाना जब आप कुछ एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से। और नेगेटिव मार्किंग का भी आपको मैंने बता दिया है कि ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में नेगेटिव मत भर लेना अपने नंबर, ठीक है। 5 या 6 हो गए हैं, दैट इज इनफ। कुछ लोग पूछते हैं शुरू में गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे, तो गुड अटेम्प्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जनरल वे में तो बता ही दिए हैं। किसी भी पार्ट का 50% तो आपको करना ही करना है, 10 में से 5 हो, 30 में से 15 हो, वही गुड अटेम्प्ट है। और बाकी सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं कि पेपर का लेवल कैसा आता है, ठीक है। गुड अटेम्प्ट मेरी नजर में अगर आप हर पोर्शन से पहले 5 से 6 क्वेश्चंस कर देते हो 10 में से, है ना, 20 में से 14 से 15 कर देते हो, और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें उसके अकॉर्डिंग, तो एक ही गुड अटेम्प्ट आपका माना जाएगा जब नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर का लेवल। ऑब्वियसली अगर पेपर का लेवल इजी आता है तो गुड अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस को गुड अटेम्प्ट माना जाता है। मॉडरेट आता है तो थोड़ा कम, और हार्ड आता है तो और कम हो जाते हैं गुड अटेम्प्ट्स, तो इनको बोला जाता है। अब लास्ट वीक में मैंने आपको बता दिया, PGT वाले बिल्कुल रिलैक्स रहें, बस अपने पॉइंट्स को रिवाइज कर ले, जो भी उनके सब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं। अब वीडियो के एंड में देखो, मैंने तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो मुझे लगता था कि आपको बताने चाहिए, क्योंकि मुझे काफी एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, है ना, तो उस अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मुझे जो पॉइंट्स लगे कि आपको बताने चाहिए, आई टोल्ड यू। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट आप पूछना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकती हैं, और जरूर पूछ लेना, किसी भी डाउट में पेपर देने मत जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सभी को पता है 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कि आप उसमें बहुत चीजें लिखी होती हैं, आपको क्या पहनकर नहीं जाना है, क्या क्या चीजें वर्जित है, ये सब उसमें लिखा होता है, बैन है ना। कभी आप जो भी सारी चीजें उसमें उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके एग्जाम सेंटर्स काफी दूर दूर बनाए गए हैं, और आप एग्जाम देने भी जाओ और कोई चीज आपकी रह जाए या गलत आप कर दो तो वो अच्छा नहीं रहता। तो एडमिट कार्ड जब आएगा, क्या क्या लेकर जाना है ये जरूर पढ़ लेना, और क्या नहीं लेकर जाना है ये भी पढ़ लेना, और टाइम से जरूर पहुंच जाइएगा एग्जाम सेंटर पर। और एंड में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी, जो रुकना चाहे रुक सकते हैं, कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं ना एक वीडियो में, या इनको PDF वगैरह चाहिए इन जनरल सब्जेक्ट्स की, वो कहाँ मिलेगी और कैसे कैसे मिलेगी, वो मैं बाकी मतलब आगे की वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा सा कुछ सेकंड से 1 मिनट लेकर, जो रुकना चाहे रुक सकते हैं, जाना चाहे जा सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को। ये मेरा EMRS एग्जाम के लिए है ना, एग्जाम से पहले का लास्ट वीडियो है। अब हम एग्जाम एनालिसिस पर जरूर मिलेंगे, और तब तक आप अपनी चीजें रिवाइज करो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल सब्जेक्ट्स की, चाहे वो कंप्यूटर हो, GK हो, रीजनिंग हो, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल पर या मेरे थ्रू। सो देखिए, आप जब मेरे चैनल पर इस टाइम हो तो आपको क्या, हाँ पहले मैं आपको एक बात बोल देती हूँ, अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी यूजफुल लगा है तो इसे आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी वीडियो भी अपग्रेड होती है, आगे आती है लोगों के सामने जिनको जरूरत है। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी बताना
अगर आपके लिए कुछ भी यूजफुल रही है। और टीचिंग एग्जाम की हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, लगातार गाइड भी करते हैं, ऑथेंटिक चीजें आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए बीच में मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं की, जो जिस चीज को फोकस था उसी पे रखा। बस एड में इतना ही बोलूंगी, आप हमें साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। प्लेलिस्ट के जब आप ऑप्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आपके काम की सिर्फ 2 हैं। एक में तो आपको पूरी रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी EMRS रीजनिंग के नाम से। EMRS रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन, ऐसे उस पर कुछ लिखा है, सारे चैप्टर्स रीजनिंग के उसमें मैंने रिवाइज कराए हैं। दूसरी प्लेलिस्ट में आपकी EMRS की जितनी वीडियोस मैंने डाली है ना, ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। अब उन ऑल वीडियोस में क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। उनमें आपको एक मिल जाएगी बेहतरीन सी कंप्यूटर की वीडियो, मतलब और भी वीडियोस हैं लेकिन एक में जिसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कराए हैं KVS में आए हुए, वो मिल जाएंगे। हिंदी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉप 75 क्वेश्चंस हिंदी के कराए हैं। इसके अलावा GS की 2 घंटे की क्लास आपको मिल जाएगी, एजुकेशनल करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल जाएगी, और इन सब की PDF मिलेगी आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। PDF आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पर PDF से मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लेना। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने की नीड है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज जैसा आप कर रहे हो वैसा करते रहिए। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। आराम से पेपर देना है, रिलैक्स होकर, और जैसा मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपका कोई प्लान पहले से नहीं है तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, वर्थ इट रहेगा। होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप सिलेक्ट भी हो। कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। अब तक की वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।